नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतन शर्मा आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों की। इस वक्त कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर श्रीनगर में एक बार फिर पीएचडी की अहम कन्वेंशन का आगाज हो चुका है और इसी के साथ साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई में पीएचडी की कन्वेंशन जो है ये की जा रही है और इसी के साथ साथ इस कन्वेंशन में कई सियासी दलों के नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं। वहीं विधानसभा चुनावों को लेकर इस कन्वेंशन में विचार विमर्श किया जा रहा है, जहां पर गुपकार अलायंस की बात करते हैं। गुपकार अलायंस जो है हर बार जो है ये सवालों के घेरे पे खड़ा होता है और इस बार जिस बात की जाए विधानसभा चुनाव जिस तरह से आने वाले हैं और इस विधानसभा चुनावों के ऊपर जिस तरह से बात जो है इस पर की जा रही है, एक बड़ा सवाल जो है यहाँ पर उठ रहा है कि आखिर किस तरह के बड़े बदलाव जो है अब ये गुपकार अलायंस करने वाला है और क्या कुछ बड़े जो चेंजेस है वो आने वाली है। क्योंकि जहां पर विधानसभा चुनावों की बात करते हैं तो हर एक पार्टीगण जो है ये प्रयास कर रहा है कि किस तरह से अब अपनी जो पार्टी है उसे जो है यहाँ पर लाया जाए। लेकिन इस बीच जिस तरह से अब हर किसी की नजर जो है इस पर बनी हुई है कि अब क्या कुछ बड़े बदलाव इस पार्टी के अंदर जो है आ सकते हैं, क्योंकि जहां पर बड़े नेतागण जो है इस वक्त वहां पर भी मौजूद हैं। इस पर तमाम जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता अमजद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे जानना चाहेंगे। अमजद, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिस तरह से पीएचडी की कन्वेंशन का आगाज हो चुका है और क्या कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो इसमें शामिल हैं? देखिए, पीएचडी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की मीटिंग यहाँ पर उनके कह सकते हैं पीएचडी हेडक्वार्टर्स या फिर जिसको आप नेशनल कॉन्फ्रेंस वेटरन लीडर फारूक अब्दुल्ला का रेजिडेंट ही कहते हैं। हमारे बैकग्राउंड में आप देख पा रहे हैं ये वो बिल्डिंग है जहां पर मीटिंग अभी चल रही है। इस मीटिंग को कन्वेंशन कहना ज्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि 150 से 200 तक के वर्कर्स यहाँ पर आने की उम्मीद थी, जिनमें से लगभग 60-70 के आसपास जो वर्कर्स है अलग अलग पार्टीज के यहाँ पर मौजूद है, जिनमें सीपीआईएम, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी के जो तमाम लीडर्स हैं डिस्ट्रिक्ट से लेवल से लेकर के स्टेट लेवल तक सभी यहाँ पर मौजूद है। दिग्गज नेताओं की बात करें, फारूक अब्दुल्ला सीपीआईएम के लीडर और जो स्पोक्स पर्सन है पीएचडी के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, महबूबा मुफ्ती यहाँ पर मौजूद है और भी जो अन्य लीडर्स हैं या फिर आप इस एपेक्स बॉडी की एक तरह से कहें तो जो मेंबर है मुजफ्फर शाह, वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर अभी वो जितने भी वर्कर्स आए हुए हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनसे खिताब कर रहे हैं स्टेज से। यानी एक पूरी तैयारी यहाँ पर देखी जा रही है। जिस तरह से हम देख पा रहे थे आज से पहले की अगर बात करें तो महज 4 या 5 लीडर्स की मीटिंग हुआ करती थी, लेकिन आज जिस तरह से 150 के आसपास लीडर्स को बुलाया गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से पीएचडी ने अपनी जो मौजूदगी है उसका एहसास कराने की कोशिश करी है यहाँ पे केंद्र सरकार को, एक तरह से ये कह सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से लेकर के स्टेट तक सभी लीडर्स को बुलाया गया था। 200 के आसपास लीडर्स यहाँ आने थे, लेकिन कम ही आए हैं, क्योंकि इससे पहले ये खदशा सुबह था कि शायद ज्यादा गैदरिंग होने की वजह से प्रशासन इस मीटिंग को इजाजत दे ना दे। लेकिन फिर उसके बाद जिस तरह से देखा गया धीरे धीरे जो नंबर है वो कम होता गया और तमाम पार्टीज के आप चाहे मेल फीमेल लीडर्स की बात करें यहाँ पर मौजूद है, लेकिन 50 से 60 के आसपास का नंबर है। बिल्कुल अमजद, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से विधानसभा चुनाव भी अब आने वाले हैं, क्या लगता है किस तरह की रणनीति बनाई जाने की कोशिश यहाँ पर अब की जा रही है? देखिए, राजनीतिक दल जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर है वो साफ तौर से जाहिर है कि आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं यहाँ पे उनकी तैयारी में जुट चुके हैं, क्योंकि आप एक तरफ इस पीएचडी की मीटिंग की बात करें तो दूसरी तरफ काउंटर में भाजपा की भी एक बड़ी मीटिंग इसी वेन्यू से कुछ ही किलोमीटर आगे जाकर के भाजपा की एक बड़ी मीटिंग यहाँ पर हो रही है, जिसमें भाजपा के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। उसके साथ साथ काउंटर में ये मीटिंग, यानी एक जो कह सकते हैं रणनीतियां जो है वो बननी शुरू हो चुकी है। बड़े लीडर्स तो कहते हैं कि हम शामिल नहीं होंगे, लेकिन ग्राउंड जीरो पर तैयारियां एक तरह से हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने युवा ग्रुप को पूरा एक्टिव कर दिया है। आए दिन जम्मू कश्मीर के अंदर जगह जगह पर, खासतौर से कश्मीर प्रोविंस के अंदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो युवा नेता है उनकी मीटिंग्स लगातार जारी है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से ये बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, 5 अगस्त को इन्होंने दूसरी एनिवर्सरी मनाई थी, 5 लीडर्स की मीटिंग हुई थी। उसी दिन डिसाइड किया गया था कि एक बड़ी मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें तमाम लीडर्स जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल से उनको बुलाया जाएगा और उनके साथ यहाँ पर मुलाकात की जाएगी और आगे की रणनीतियां किस तरह से चलना है, क्या रोड मैप रखना है, आगे क्या करना है, उसका फैसला यहाँ पर राज्य डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से लेकर स्टेट प्रेसिडेंट्स की मौजूदगी में किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अमजद, जिस तरह से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बात करें तो सरकार की तरफ से जिस तरह से कहा गया है कि इस पर भी अब बैन लगाया जा सकता है, क्या लगता है कि इस पर भी खास चर्चा होने वाली है? देखिए, और भी अन्य टॉपिक्स हैं पॉलिटिक्स को छोड़कर के जिन पर यहाँ पर बात हो सकती है। आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बात करें, उनके साथ साथ जिस तरह से इसके पहले रिमार्क्स कंटिन्यूअसली लोकल पॉलिटिशियंस के आ रहे हैं, जिसमें महबूबा मुफ्ती का एक बयान रिसेंटली बहुत ज्यादा हमने देखा कि हम आग पकड़ता हुआ नजर आया, जिसमें उन्होंने तालिबान की बात की थी। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिन पर अंदर शायद बात हो ना हो, लेकिन पॉलिटिक्स अगर जम्मू कश्मीर की कहे तो उस पर पूरी तरह से ग्रिप अब देखने को मिल रही है, क्योंकि
जितने भी नेता हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि कमर कसली है। आने वाले समय में इलेक्शन तो होने हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेड फोर्ट से इस चीज का ऐलान किया था 15 अगस्त को कि जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले समय में इलेक्शन तो होंगे। तो उसके बाद जिस तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही है, उसमें आप चाहे हुर्रियत बैन होने की बात करें, जिस तरह से अफवाहें घूम रही है हवा में, फिलहाल खबरें तो जरूर है हुर्रियत बैन की, या फिर आप इस तरह के जो बयान सामने आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, कहीं ना कहीं जनता को अपनी तरफ खींचने की लगातार कोशिशें जम्मू कश्मीर में चल रही हैं। यानी कि विधानसभा चुनावों के लिए अब प्रयास जो है ये पूरे किए जा रहे हैं। अमजद, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर हमने पूरी कोशिश की कि हम जो है पूरी तरह से जानकारी यहां पर ले सकें कि आखिर कौन कौन से ऐसे बड़े नेता हैं जो पीएजीडी की इस अहम कन्वेंशन में जो है आज मौजूद हैं, और क्या कुछ बड़े फैसले यहां पर लिए जा सकते हैं, ये आने वाले समय में ही देखना होगा। लेकिन जिस तरह से एक बड़े तबके पर जो है यहां पर ये पूरी आज कन्वेंशन का आगाज किया गया था, और उसके बाद तमाम बड़े नेताओं के मौजूद होने की भी जो बात जो है वो इस तरह की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन जो है बहुत सी तादाद में यहाँ पर नेतागण तो नहीं पहुंच पाए। लेकिन जिस तरह से अभी भी बात यहाँ पर रखी गई है कि कुछ लोग जो है अभी भी पार्टीगण जो है, जो नेतागण जो यहाँ पर हैं वो आए हुए हैं, और क्या कुछ अब बड़े फैसले लिए जाएंगे ये आने वाले समय में बताएंगे। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर, और जहां बात करते हैं कठुआ में। और कठुआ में जिस तरह से जो है रंजीत सागर डैम में अगर बात की जाए किस तरह से एक सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, जहां पर 21 दिन बाद रंजीत सागर झील में जो लापता पायलट थे उन्हें जो है ढूंढने की जो कोशिश है वो प्रयास अब किए जा रहे हैं। इस बीच एक पायलट का शव पिछले दिनों झील से ही जो है वो बरामद हुआ था, और इस बीच 3 अगस्त को झील में ये सेना का हेलीकॉप्टर जो है ये जा गिरा था। अब उसके बाद पूरी तरह से प्रयास किए जा रहे थे कि उन दोनों शवों को जो है बरामद किया जाए। इससे पहले ही कुछ दिन पहले इस एक शव को जो है बरामद कर लिया गया था, लेकिन इस बीच जहां पर दूसरे शव की अगर बात करते हैं तो उन्हें भी अब ढूंढने के पूरी तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट था, और इस तरह के प्रयास पूरी तरह से किए जा रहे थे, क्योंकि अगर इंटरनेशनल हेल्प की बात करें तो वहां से भी जो है कुछ मदद लिए जाने की बात जो है वो सामने आई थी कि अब वहां से भी कुछ ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है कि पूरी तरह से उन शवों को जो है बरामद किया जाए। लेकिन जहां पर आज भी ये मिशन जो है एक बार फिर चलाया जा रहा है, जहां पर रंजीत सागर झील में 21 दिन बाद भी ये सर्च ऑपरेशन जो है ये जारी है। अब जो है जहां पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इसमें अब सुरक्षाकर्मी जो है या जो भी लोग यहाँ पर इस वक्त डटे हैं कि किस तरह से यहाँ पर उन्हें उस शव को जो है निकाला जाए, उसमें कितनी सफलता जो है यहाँ पर मिलती है ये देखना होगा। लेकिन अभी तक की जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक बार फिर 21 दिन के बाद भी अभी भी ये सर्च ऑपरेशन जो है ये लगातार यहाँ पर जारी है कि उस अगर पायलट की बात करते हैं तो रंजीत सागर झील से उस शव को जो है बरामद किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी कड़ी मशक्कत के बाद जो है एक शव जो है यहां से बरामद किया गया था। वहीं अगर उन तमाम पार्ट्स की बात करें, जो प्लेन जो है यहां पर क्रैश हुआ था उसके पार्ट्स जो है वो भी जो है यहां से बरामद किए गए थे, लेकिन उसके बाद यहां पर अब पूरी तरह से प्रयास इस तरह से किए जा रहे हैं कि अब उस शव को भी जो है यहां से बरामद किया जाए। तस्वीरों में भी जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लगातार जो है प्रयास इस तरह से किए जा रहे हैं कि अब जो है यहाँ से उस पायलट के शव को जो है बरामद किया जाए। इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत इस वक्त जुड़ चुके हैं। सरबजीत से तमाम जानकारी लेंगे। सरबजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इस वक्त अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है, जो शव एक जो है पायलट का वो अभी तक बरामद नहीं किया गया है, उसके बाद अब क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की गई हैं कि उस शव को जो है बरामद कर लिया जाए? जी बिल्कुल, जो है वो हादसे का शिकार हुआ था, जिसके बाद लगातार लगाया गया है और लगातार जा रही है। 15 शाम को अगर बताएं तो एक पायलट है उसका यह शव यहाँ से बरामद कर लिया गया था, और दूसरे को पायलट की खोज है वो लगातार है। इस संबंध सेना की ओर से भी एक बयान जारी किया गया है। सेना युद्ध स्तर पर पूरे राहत और बचाव कार्य के साथ साथ सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। हालांकि काफी परेशानियां जो है इसमें जो सर्च ऑपरेशन चलाने वाले जितने भी बलों के जवान हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो इंडियन नेवी से बिलोंग करते हैं, चाहे एनडीआरएफ की टीम है, काफी को समस्या का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा डीप वाटर है, जिसकी वजह से सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा सेना की ओर से जो जारी बयान है उसके तहत
जो सर्वोत्तम जो उपकरण है उनको प्रयोग में यहाँ पर लाया जा रहा है। किसी प्रकार से कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है। जिस इलाके में पता लगाया है कि इस जगह पर हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ था, उस इलाके पर पूरी तरह से जो इक्विपमेंट है वो वहां पर तैनात किए गए हैं। सोनार की मदद ली जा रही है। डीप वाटर जो रिमोट संचालित जो वाहन है उसकी प्रयोग जो यहाँ पर किया जा रहा है। और सेना की ओर से ये बयान जारी किया गया है कि युद्ध स्तर पर इस पूरे राहत और बचाव कार्य के साथ जो एक को पायलट है उसकी खोज और इस चॉपर की खोज जो है वो वहां पर की जा रही है। यानी कि जिन यंत्रों का इस्तेमाल यहाँ पर अब किया जा रहा है कि 21 दिन के बाद अब शव को जो है वहां से बरामद कर लिया जाए। क्या जो जवान इस सर्च ऑपरेशन में लगे हैं, क्या उनकी तरफ से किसी तरह की कोई पुष्टि की गई है कि उम्मीद इस तरह से जताई जा रही है कि अब जो है शव को बरामद कर लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, हर एक सुबह जो है नई उम्मीद के साथ जो जवान है जो सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं वो उतरते हैं। अगर बात करें रणजीत सागर झील की तो काफी ज्यादा झील ये गहरी है, क्योंकि 50 से 60 फीट के बाद विजिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है, जिसके लेकर आधुनिक जो उपकरण है वो यहाँ पर मंगवाए गए हैं। विशाखापट्टनम से टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। जो कमांडो है नेवी के मरीन कमांडो है उनको यहाँ पर बुलाया गया है। हर तरह से ये पूरी तरह से सर्च लाई जा रही है कि जल्द से जल्द जो को पायलट है उसको यहाँ पर बरामद किया जा सके, जिसकी सर्च लगातार पहले दिन से जारी है। उसके अलावा अगर बात करें तो जो इस चॉपर का मलबा है उसको भी जल्द से जल्द निकालने के लिए सोनार की मदद दी जा रही है। हर तरह के उपकरण जो है वो यहाँ पर लाए गए हैं। जिस तरह के सेना ने जो बयान जारी किया उसके तहत हर तरह के उपकरण की मदद ली जा रही है और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द जो लापता दूसरा को पायलट है उसका भी पता यहाँ पर लगाया जा सके। बिल्कुल, उम्मीद यहाँ पर जारी है और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमें जानकारी देने के लिए सरबजीत। तो यहाँ पर हमारे संवाददाता ने हमें तमाम जानकारी देने की कोशिश की कि किस तरह से जो पायलट का शव जो है अभी तक बरामद नहीं किया गया है। 21 दिन बीत चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी सर्च ऑपरेशन जारी है और तमाम कोशिशें जवानों की तरफ से भी की जा रही हैं कि अब उन शव का जो पायलट का जो शव है वो बरामद कर लिया जाए। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर और जहां बात करते हैं जम्मू कश्मीर में लगातार कई जगहों पर ड्रोन्स की गतिविधियों का जो एक तरह से सामना है वो किया जा रहा है। इस बीच अगर बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है कि सांबा सेक्टर में बीती रात फिर ड्रोन मंडराने की खबर जो है वो अफवाह साबित हुई है। वहीं पर राजपुरा, बब्बर नाला और बेई नाला इलाके में ड्रोन मंडराने की अफवाह है जो ये उड़ी थी और स्थानीय लोगों के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों ने भी इनकार किया है। यानी कि जहां पर लगातार ड्रोन की गतिविधियां जो है जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में देखी जा रही हैं, लेकिन इस बीच कुछ अफवाहें भी हैं जो लोगों की तरफ से जो है फैलाई जा रही हैं। इस बीच अगर दहशत का माहौल भी बनाने के प्रयास जो है किए जा रहे हैं, क्योंकि एक चमकती हुई बिजली जो है आसमान में देखी गई थी और उसके बाद आशंका ये लगाई जा रही थी कि शायद ये ड्रोन जो है हो सकता है। लेकिन उसके बाद अगर पुलिस कर्मियों की बात करते हैं तो उनकी तरफ से भी जो है ये इस बात को नकार दिया गया है कि किसी भी तरह से कोई भी ड्रोन जो है वहां पर नहीं देखा गया था। क्योंकि आरएसपुरा के इलाकों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आए दिन ड्रोन की गतिविधियों के मामले जो है ये सामने आते हैं। इस बीच सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट हैं। वहीं अगर सुरक्षा कर्मियों की भी बात करते हैं तो कभी भी इस तरह की कोई खबर सामने आती है तो लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं। लेकिन इस बीच जहां पर आरएसपुरा की बात करते हैं तो जहां पर उसी के साथ साथ अगर सांबा सेक्टर की भी बात करते हैं तो वहां पर भी जो है इस तरह की अफवाह फैलाई गई थी कि कुछ ड्रोन के यहाँ पर गतिविधि जो है हो सकती है। लेकिन उसके बाद पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसियों ने इस बात को नकार दिया है। इस पर तमाम जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ बात सामने आई है, क्योंकि जिस तरह से ड्रोन की गतिविधियां लगातार जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में देखी जा रही है, लेकिन इस बीच इस तरह की अफवाहों का फैलना किस ओर इशारा देता है? देखिए चेतना, बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार पिछले कई महीनों से आप देख रहे हैं कि ड्रोन की संदिग्ध गतिविधियां देखी जा रही हैं अलग अलग इलाकों में और इससे एक सनसनी फैलती जा रही है। लोगों में भी एक डर बना हुआ है कि आखिर ड्रोन ड्रॉपिंग भी हो सकती है, ड्रोन से हमला भी हो सकता है। तो इस तरह का डर जो वो लोगों के बीच बन चुका है। लेकिन जिस तरह से देर रात को कल एक बार फिर से सीमावर्ती इलाके की बात करें, जिला सांबा की, राजपुरा की या फिर गढ़वाल इलाके की, तो यहाँ पर भी कुछ स्थानीय लोगों द्वारा ये बताया गया है कि यहाँ पर भी ड्रोन की संदिग्ध गतिविधियां देखी गई है, ब्लिंकिंग जो लाइट है वो देखी गई है। तो इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि कोई भी नहीं हो पाई। और आपको मैं ये भी अपडेट कर दूं कि लगातार जिस तरह से कोई ऐसा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अगर कहीं देखा जाता है तो उसको लेकर जो लगातार तरह तरह की जो बातें सामने आती है तो उसमें लोगों का एक डर तो बनना लाजमी है कि लोगों में एक डर बनता है। लेकिन वहां पर उसके बाद इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है तो कुछ ऐसी चीज हाथ नहीं लगती है। तो कहीं ऐसा हो सकता है कि इससे आप इनकार भी नहीं कर सकते कि ड्रोन की एक्टिविटीज नहीं हो सकती है। क्योंकि पाकिस्तान की बात करें तो कुछ देर पहले आपने देखा था कि पाकिस्तान ने ड्रोन ड्रॉपिंग यहाँ पर करवाई थी, हथियारों की खेप पहुंचाई थी।
तो इसी को लेकर ये जो सारी बातें कहीं ना कहीं सच भी साबित हो सकती है कि ड्रोन की एक्टिविटीज हो सकती है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हमने एसएसपी सांबा से भी बात की है, उन्होंने भी कहा है कि इस तरह की बातें जरूर सामने आई कि राजपुरा इलाके में ड्रोन एक्टिविटीज देखी गई है, गगवाल इलाके में देखी गई है, बबर नाला जो कि पुराना इन्फिल्ट्रेशन रूट है वहां पर भी देखी गई है। लेकिन फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि एजेंसियां भी अभी इस चीज की पुष्टि नहीं कर रही है और उसी के साथ साथ अगर आला अधिकारियों की बात करें तो वो भी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल ऋषि, आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने और सुरक्षा एजेंसियों ने दोनों ने इस बात से नकार दिया है कि किसी तरह की सांबा सेक्टर में कोई ड्रोन की गतिविधि देखी गई थी, तो आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इस तरह की अफवाह फैलाई थी कि ड्रोन की गतिविधि जो है इन इलाकों में देखी गई है? देखिए, आप इसे अफवाह तो नहीं कह सकते क्योंकि लगातार जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने लोगों को जब अवेयर किया था ड्रोन को लेकर के तमाम, अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी आप लोग देखते हैं आसमान में तो आप लोग फौरन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ संपर्क करें। तो इसी तरह से कोई भी अगर ब्लिंकिंग लाइट जो वो आसमान में देखी जाती है लोगों द्वारा, तो लोग फटाफट से बिना रिस्क लिए सुरक्षा बलों से टाई अप करते हैं। उसके बाद सुरक्षा बल वहां पर मौके पर पहुंचते हैं, वो पूरा जायजा लेने का प्रयास करते हैं। तो ये अफवाह तो हम नहीं कह सकते, ना ही हम इसे निकाल सकते हैं। हाँ, ये है कि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि कोई नहीं हुई है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन जांच का विषय है, पुलिस या जितने भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज है अलग अलग इलाकों में सर्च कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि आखिर क्या चीज हो सकती है जो देर रात को ये आसमान में नजर आती है। तो इस चीज से आप इनकार नहीं कर सकते, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, इस बात को आप लेकर चल सकते हैं। बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऋषि जिस तरह से सांबा सेक्टर के कई आसपास के जो इलाके हैं वहां पर लगातार हर दिन इस तरह की ड्रोन की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं और पिछले 1.5-2 महीने से ये लगातार गतिविधियां जारी हैं। अब क्या कुछ नए प्रयास प्रशासन कर रहा है, सरकार कर रही है कि इस तरह की गतिविधियों को जो है इस पर अब पूर्ण विराम लगाया जाए? देखिए, अगर सुरक्षा बलों के एंड पर बात करें तो ये कहा गया था कि जल्द से जल्द जो एंटी ड्रोन सिस्टम जो वो लगाए जाएंगे, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो, जो हमारे सेंसिटिव एरियाज है वहां पर भी ये एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द उस ड्रोन को ट्रैक किया जाए जो कि काफी घातक साबित हो सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है रिहायशी इलाकों में या हमारे सेंसिटिव इलाकों में। तो इसलिए अब देखना यह है कि कितनी जल्दी इसके ऊपर संज्ञान लिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक आप ये कह सकते हैं गले की हड्डी जो बनता जा रहा है इस समय। ड्रोन का जो देखा जाना लगातार तमाम अलग अलग इलाकों में, कानाचक का इलाका हो या सांबा जिला का अलग अलग इलाका हो, बॉर्डर का इलाका हो, तो ये एक दहशत का माहौल बना हुआ है। इसके ऊपर जल्द से जल्द कंट्रोल करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगाना काफी ज्यादा अनिवार्य हो चुका है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए ऋषि। तो यहाँ पर हमारे संवाददाता ऋषि जो है हमारे साथ रुक कर चुके थे, जहां पर तमाम जानकारी लेने की कोशिश की गई कि आखिर किस तरह से जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश जो है अब की जा रही है और ड्रोन की गतिविधियां जिस तरह से कई इलाकों में देखी जा रही हैं। इस बीच सांबा सेक्टर की बात करें तो देर रात को भी इस तरह की गतिविधियां पाए जाने की खबर जो है ये आई, लेकिन उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से इस बात को जो है नकार दिया गया कि किसी भी तरह से कोई भी ड्रोन की गतिविधि जो है इन इलाकों में देखने को नहीं मिली है। वहीं कश्मीर घाटी में आतंकवाद फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। सोमवार को श्रीनगर में टीआरएफ कमांडर मोहम्मद अब्बास शेख समेत 2 आतंकवादियों को ढेर करने के बाद सुरक्षा बलों ने आज सोपोर में देर रात से जारी मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया है। अभी भी दोनों से गोलाबारी का सिलसिला जारी है। मुठभेड़ स्थल पर अभी भी कुछ आतंकियों की मौजूदगी की आशंका जताई जा रही है और दोनों ओर से गोलीबारी का सिलसिला जारी है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। दरअसल आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर एसओजी सेना और सीआरपीएफ के संयुक्त दल ने सोपोर के पीटसीर इलाके में देर रात को तलाशी अभियान शुरू किया था। इलाके में छिपे आतंकवादियों ने जब सुरक्षा बलों को अपने नजदीक आते देखा तो उन्होंने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग से पहले सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने को कहा, परंतु उन्होंने हथियार डालने से इंकार कर दिया। रात भर रुक रुक कर गोलाबारी का सिलसिला जारी रहा और सुबह होते ही इसमें तेजी आ गई। सुरक्षा बलों ने अंतिम बार आतंकियों को परिवार का हवाला देते हुए हथियार छोड़ बाहर आने के लिए कहा, लेकिन जब वो इस बार भी नहीं माने तो सुरक्षा बलों की एक फायरिंग में एक आतंकी मारा गया। अभी भी मुठभेड़ स्थल पर 1 से 2 आतंकियों की मौजूदगी की आशंका जताई जा रही है। जनता की सेवा करने के बजाय मौज मस्ती करने वाले सरकारी मुलाजिमों पर फिर से शिकंजा कसने लगा है। ड्यूटी पर समय पर ना पहुंचने या फिर ड्यूटी से नदारद रहने वाले सरकारी मुलाजिमों के दफ्तरों में आज जम्मू प्रशासन के अधिकारियों द्वारा ताबड़तोड़ छापे मारे गए। जम्मू के एडीडीसी रमेश कुमार और तहसीलदार मोहित गुप्ता की अगुवाई में एक टीम ने कई सरकारी दफ्तरों में औचक छापे मारकर मुलाजिमों की
हाजिरी जांची। एडीडीसी ने बताया कि ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि कोरोना की दूसरी लहर काफी हद तक शांत होने के बाद सरकारी मुलाजिम ड्यूटी के प्रति लापरवाह होने लगे हैं और यही वजह है कि डीसी के दिशा निर्देश पर आज ये छापे मारे गए हैं। महामारी से दुनिया का हर वर्ग प्रभावित हुआ है, लेकिन इस संक्रमण का सबसे ज्यादा असर शिक्षा पर पड़ा है। करीब 2 वर्षों से स्कूल कॉलेजों के साथ साथ शिक्षा की सारी व्यवस्था बंद पड़ी हुई है, जिससे नई नस्ल के भविष्य पर भी ग्रहण लग गया है। सरकार द्वारा शिक्षा को लेकर कोई ठोस नीति न बनाए जाने से अभिभावकों में बेहद रोष है। स्कूल खोलने को लेकर घाटी के आम लोगों का क्या कहना है, इस पर हमारे संवाददाता इरफान फाजिल ने लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं इस विषय को लेकर लोगों का क्या कहना है। तो जी यहाँ पर सवाल जो है पढ़ाई लिखाई का है। अगर देखा जाए तो एक साइड से पढ़ाई लिखाई ऑनलाइन चल रही है, दूसरे साइड से ऑफलाइन क्लासेस बंद है। अब सारी चीजें अगर खुल गई हैं तो जनता भी सवाल पूछ रही है कि अभी भी क्लास वर्क, खासतौर पे प्रैक्टिकल क्लास वर्क क्यों नहीं हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आपसे भी जानना चाहेंगे कि पिछले 2 साल से कोविड के हालात और कोविड के हालात को लेकर कई सारे मराहिल सामने नजर आए। एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ आप मानते हैं कि एक बहुत बड़ा लॉस है और आए रोज अभी भी इदारे खुल नहीं पा रहे हैं। क्या वजूहात हो सकते हैं कि सरकार अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रही है कि वो स्कूल या हायर एजुकेशन को खोले? देखिए, सबसे पहले एजुकेशन की आपने बात की। एजुकेशन एक ऐसा मयार है हर किसी कौम के लिए, कोई भी कौम ऊपर उठाने के लिए, किसी भी कौम को लिफ्ट करने के लिए एजुकेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सारा कुछ खोला, पार्क्स खोले, आपने गार्डन्स खोले, आपने शॉपिंग मॉल्स खोले, आपने टूरिस्ट प्लेसेस खोली, तो एजुकेशन ही क्यों सफर करे? हमारे बच्चे कितने टाइम से लॉस हो रहे हैं, कहाँ जाएंगे? अगर वो बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो फिर आगे उनका फ्यूचर आपको क्या दिख रहा है, मुस्तकबिल क्या दिख रहा है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जवाब किसको देना है? सरकार से जब भी हम पूछते हैं, सरकार जब गैदरिंग कर रही, अपने कैंपेन चलाती, तब उनको कोविड याद नहीं आता। खाली स्कूलों में कोविड है, खाली वहां पे अगर सरकार चाहे, अगर सरकार करने पे आए, वो एजुकेशन को कर सकती है। अगर वो ऐसे भी नहीं कर सकती, इवन अवार्ड वाला सिस्टम करे। अभी पढ़ाई लिखाई के मामलात को लेकर देखा जाए, आए रोज वही सेम डिसीजन, स्कूल्स बंद, हायर एजुकेशन बंद। फिलहाल अभी कोई इस पर डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। आए रोज जो ये डिसीजंस आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस फैसले को लेकर? इरफान साहब, अगर देखने को ये मिलता है, जिस तरीके से आपको पता होगा कि जब स्टार्टिंग में यहाँ पर जब बच्चे को पढ़ाया जाता है, उसको स्टार्टिंग में ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता था, लेकिन आज तो एफ फॉर फ्री फायर खेला जाता है। ये सारी जो जिम्मेवारी है, ये जो है मरकज़ी सरकार की है, क्योंकि बार बार जो है वो मुस्तकबिल पर बात उठाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि नया कश्मीर बनाएंगे। इससे नया कश्मीर बनेगा नहीं, इस पर नया जम्मू कश्मीर बनेगा नहीं। साथ ही साथ जिस तरीके से आप यहाँ पर बड़े बड़े फंक्शंस करते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर फंक्शंस करते हैं, यहाँ के पार्कों में फंक्शन करते हैं, पार्कें खोली जा रही है, या गाड़ियों में ओवरलोडिंग है, मार्केट में तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग जो है बिना मास्क के चलते हुए नजर आते हैं। उन पर कोविड नहीं है, बच्चों के मुस्तकबिल पर जो है कोविड है। ये हमारा फ्यूचर है, आने वाले जनरेशन। बच्चों को लेकर देखा जाए, मेंटल डिप्रेशन स्कूलों को लेकर काफी बढ़ गया है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बहुत खराब है। ये स्कूल खोलने चाहिए, स्कूल खोलने चाहिए। गरीब आदमी कैसे ले सकता है ये फोन और बच्चे को दे देगा? ऑनलाइन पर पढ़ाई कुछ हम 2 साल से देख रहे हैं, हमारे बच्चे खराब होकर डिप्रेशन हो रहा है। कि सरकार या खास तौर पर यूटी गवर्नमेंट, एलजी इंतजामिया, मरकजी सरकार इस बात पर जरूर गौर करेगी कि वादी कश्मीर में इस वक्त जो एजुकेशन सिस्टम है ऑनलाइन वो चल रहा है, मगर ऑफलाइन के लिए लोगों की फरियाद क्या है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में अगर अच्छा ही सब कुछ रहा तो अच्छी चीज के साथ साथ ये पढ़ाई फिर से बहाल होगी, ताकि बच्चे जो कि मन के सच्चे होते हैं और स्कूलों की जो वही रौनक दोबारा से वो बाहर लौट के आएगी। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए जहां सरकार की ओर से तैयारियां की जा रही हैं, वहीं जम्मू के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसी में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जीएमसी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश ठाकुर ने कहा कि जीएमसी प्रबंधन ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां तो की हैं, लेकिन जनता के सहयोग के बिना स्वास्थ्य विभाग कोरोना को हरा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अभी भी कई लोग कोरोना एसओपी का उल्लंघन कर रहे हैं, जो चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि लोगों की ये लापरवाही घातक सिद्ध हो सकती है और इससे कोरोना को एक बार फिर पांव पसारने का मौका मिल जाएगा। डॉक्टर कैलाश ठाकुर ने लोगों से कोरोना को हराने के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करने की अपील की है। कोविड-19 से लड़ने के लिए हम सबको इकट्ठे लड़ना है। उसमें आम जनता भी है, उसमें डॉक्टर्स भी हैं और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी है। जहां तक डॉक्टर्स की बात है या हॉस्पिटल की तैयारियों की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम काफी हद तक
अपनी तैयारी जो है वो कर चुके हैं और काफी काम हमें अभी जो है अंडर प्रोसेस भी है। जो हमारी गाइडलाइंस है उसके मुताबिक हमने हमारा मशीनरी, इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी हद तक हमने बढ़ा लिया है और कुछ काम जो है वो अभी अंडर प्रोसेस है। दूसरा, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारा पूरा जो है सपोर्ट मिल रहा है। तीसरी जो चिंताजनक बात है वो आपने भी देखा होगा, चाहे प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या बाकी रिपोर्ट्स हो, कि उसमें जो है लोग कुछ लापरवाही जो है वो कर रहे हैं। वो अच्छी बात नहीं है, वो चिंताजनक है। चलिए, अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।